रेड बेटा आज का जो टॉपिक होगा हमारा पी ब्लॉक से दैट इज 16th ग्रुप एलिमेंट होगा, क्योंकि इससे पहले हमने 15 ग्रुप खत्म कर दिए थे एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 16th ग्रुप एलिमेंट। और ये 16 ग्रुप एलिमेंट जो हमारे एनसीईआरटी में जिस तरह से दिया है पी ब्लॉक का ये टॉपिक है बेटा, आई होप आप जानते होंगे इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब it is also called as a 16th vertical column is also called as the 6th A group of the periodic table। और इसकी पहला एलिमेंट इसका है ऑक्सीजन, सो यू शुड कॉल इट एज ए ऑक्सीजन की फैमिली, कॉल्ड एज ए ऑक्सीजन फैमिली। हाँ बेटा इस ऑक्सीजन फैमिली को आप और एक नाम से जानते हो, कॉल्ड एज ए चाल्कोजन। हम जो बात कर रहे हैं अबाउट द ऑक्सीजन फैमिली, 16 ग्रुप एलिमेंट, 6th ग्रुप एलिमेंट और चाल्कोजेंस, राइट। व्हाट इज द एलिमेंट इंक्लूडेड ओवर इट? तो सबसे पहले बात तो यही होगा कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट है। भाई ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टिलूरियम है और पोलोनियम है। आई होप सब बच्चे जानते होंगे ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलूरियम एंड पोलोनियम, दीज आर द एलिमेंट प्रेजेंट ऑन 6th ग्रुप एलिमेंट। बेटा इसमें अगर आप जानते हो उसकी एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो मैजिक नंबर आप जानते हो 2,8,8, 18,18,32 से बाकी एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हो, राइट। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, पीरियोडिक क्लास में यही पढ़ाया जाता है। तो बेटा ये जो है आपको पी ब्लॉक का है, इसलिए आपको यहां से ऐड करने हैं नंबर, राइट। 8 + 8 16, भाई 16 + 18 पकड़ लो, कितने है बेटा 8 + 6 14, 4 कैरी 1 34, 34 + 18 बेटा ये आ रहा है 30 + 20 52, ये आ गया 52 और ये 32 भी ऐड करा लो, इट बिकम 84 इज द एटॉमिक नंबर। तो देखो बेटा ये एलिमेंट्स का अगर एक एलिमेंट की एटॉमिक नंबर अगर आपको मालूम हो जाए तो आप बाकी सारे एलिमेंट उसके रखे हुए ग्रुप में आप बता सकते हो बाय नोइंग द मैजिक नंबर। और पी ब्लॉक में बेटा हम एलिमेंट्स में क्या ऐड करते हैं, यहां से 8 18 18 32 लगा दो, आ जाएगा। अब इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखना चाहो कंडेंस फॉर्म में तो ये ऐसे लिखे जाते हैं बेटा, ये हीलियम है, तो ये नियॉन है, ये आर्गॉन है, ये क्रिप्टॉन है और ये ज़ेनॉन है। बेटा 8 है मतलब 1s2 हो गया, 2s2 2p4, 4 + 2 6 + 2 8। देखो बेटा ये 3s2 3p4 हो सकता, राइट। ये 4s2 4p4 लेकिन बीच में 3d10 आता है, आई होप आप जानते होंगे। बेटा ये 5s2 है तो ऑब्वियसली 4d10 आएगा और 5p4 आएगा। बेटा यहाँ पर 6s2 है तो आप जानते हो 4f की 14 आएंगी, 5d का 10 आएगा और 6p का 4 है। बेटा ये वैलेंस शेल है, देखो ये सारे वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल अगर ये होने से आप तो सीधा बता सकते हो कि सर इस ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आप बोलना NS2NP4। देखो बेटा NS2NP4 NS2NP4 ये इस ग्रुप की क्या होगी बेटा, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसका साथ में मतलब लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 और ये रहा बेटा उसका पेड अप एलिमेंट, राइट। ये हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि ये ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलूरियम, पोलोनियम में सर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ में इनके मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर बताइए। एनसीईआरटी लिखता है वैसा आप भी लिखना है। ऑक्सीजन, सल्फर आर द नॉन मेटल। बाद में बेटा सिलीनियम और टिलूरियम जो दिख रहा है आपको, ये सिलीनियम एंड टिलूरियम दे आर द मेटालॉइड्स। बड़ा सिंपल है पर नीट लेवल में भी पूछा जाता है। और पीओ ये कैसा है, एक मेटल है कॉल्ड एज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ये मेटल तो है भाई, पीओ इज ए पोलोनियम इज ए रेडियोएक्टिव मेटल बोला गया है। चलो ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टी की बात करेंगे इनकी, ये तो मैंने जो जनरल बता दिया। सो व्हाट इज द ट्रेंड्स इन इट्स देयर प्रॉपर्टीज? ट्रेंड्स इन देयर प्रॉपर्टीज ऑफ द 16th ग्रुप एलिमेंट। तो व्हाट इज द ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज बेटा, सबसे पहला वाला ट्रेंड सब बच्चे जानते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। What is that? एटॉमिक रेडियन। भाई आप एटॉमिक साइज बोलिए या एटॉमिक रेडियन, मैं बता दूं इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। अब आप बच्चे लोग जानते होंगे सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, as we are coming down the group
डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू न्यू शेल, और जैसे जैसे नए नए शेल में जाते जाएगा एटम की साइज बढ़ती जाएगी, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट अप टू हियर। राइट, यहां कोई चेंज नहीं है बेटा, इसलिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। अगर आपको देखना है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम बढ़ते जाएंगे। इट इज द साइज ऑफ एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडिया। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप जानते हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। तो क्या लिखोगे, डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, इट इज डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इट इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ बेटा, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए मैंने भी कोई एक्सेप्शन लिखा नहीं। हाँ, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में एक वर्ड जरूर लिखा हुआ है। उन्होंने बोला अगर आपके पास 6th ए ग्रुप है, अब आप देखो 1A से 2A, 2A से 3A, 3A से 4A, 4A से 5A, 5A से 6A, अलॉन्ग द पीरियड आ रहे हो, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो उन्होंने पूछा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए 5th A टू 6th A आप अगर बता पाए तो बता दीजिए। तो आपको मालूम पड़ रहा है डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज करके आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। अब बेटा एटॉमिक साइज बढ़नी चाहिए। आई होप आपको नहीं दिख रहा, याद सही है बेटा। व्हाट इज दैट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो मैंने ये ऑर्डर लिख दिया, अगर ये ऑर्डर नहीं भी दिखता है तो वंस अगेन आई विल राइट फॉर यू। आयोनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर क्या है बेटा, ये है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, इट इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या हो रहा है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, लेकिन अगर आपको इन दोनों की बात पूछे बेटा, 5th A ग्रुप और 6th A ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर पूछे, तो कोई भी बच्चा यही सोचेगा अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी की बढ़ के होना चाहिए। लेकिन बेटा 5th A की आयोनाइजेशन एनर्जी आपके 6th A से बढ़ के है। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रखा है और यहाँ पे आपके पास नाइदर हाफ फील्ड नॉर कंप्लीटली फील्ड वाली कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है। बट आप जानते हो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। हायर द स्टेबिलिटी ग्रेटर द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये कंसेप्ट है एनसीईआरटी का, जो आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका भी। गुड। अब देखो मैं एक्सेप्शन प्रॉपर्टी देने जा रहा हूं। यह एक्सेप्शन प्रॉपर्टी बेटा एग्जाम में पूछी जाती है, थोड़ा ध्यान से। हाँ, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है, और आई होप जो बच्चों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 11th क्लास का अच्छे से पढ़ लिया ना, तो उसको ये प्रॉपर्टी भी याद हो जाएगी। एफिनिटी बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं। हमसे पूछा जाता है सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, बस यही पूछा जाता है। और यही टॉपिक है बेटा, इसमें जो एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर तो यहीं से पूछेगा। जहां एक्सेप्शन दिखा वहां से सवाल तो आने ही है, और जहां एक्सेप्शन नहीं है वहां कुछ भी नहीं पूछते हैं। राइट, देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। सर नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3 कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा ऑब्वियसली आपको ये भी मालूम है, जैसे जैसे आप डाउन दी ग्रुप जाओगे एटम की साइज बढ़ेगी, एफिनिटी कम होगा। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट आल्सो डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। राइट सर, पर यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शनल है। क्या एक्सेप्शनल है बेटा? इसमें एक्सेप्शनल है ये वाला एलिमेंट ऑक्सीजन। इसकी जो वैल्यू है, इट हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, सबसे कम है।
क्योंकि अगर आप एफिनिटी की बात करो ना बेटा, सारे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की एफिनिटी सेकंड पीरियड से बढ़ के होती है। तो ऑब्वियसली हमारा जो सल्फर है, सल्फर की एफिनिटी सबसे बढ़ के ऑक्सीजन से बढ़ के होना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, अब पोलोनियम तो हम जानते हो रेडियो एक्टिव है, उसका इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही नहीं, तो अब आ गया ऑक्सीजन। एंड इट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट। और आप जानते हो सर वाई सबसे लोएस्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन में O2 नेगेटिव देखा जाता है। बेटा पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करो, देखो ऑक्सीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हो तो वो O नेगेटिव होगा, गैस स्टेट में होता है बेटा ये, और एनर्जी जो लिबरेट होती है आप उसको कहते हो, इट इज ए डेल्टा H वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ EA1। अब ये जो दूसरा यूनी नेगेटिव गैसेस आयन में और एक इलेक्ट्रॉन जब डालते हो तो आने वाला नेगेटिव ऑलरेडी नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो गया, रिपल्शन फोर्स हो गया। बेटा रिपल्शन फोर्स होने से इलेक्ट्रॉन ऐड करना पॉसिबल था ही नहीं, लेकिन मैं बोल गया कि बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो आपने क्या किया, बाहर से एनर्जी देके रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज किया, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया और O का 2 माइनस मुझे दिखा दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या इस प्रोसेस में क्या आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई? ना सर। एनर्जी एब्जॉर्ब लिबरेट हुई? ना सर, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। और एब्जॉर्ब जब होती है तो डेल्टा H जो होती है आपकी बेटा, इट बिकम ए प्लस ऑफ EA1, EA2 एफिनिटी 2, राइट। तो पहली एफिनिटी बेटा नेगेटिव होती है, बाद में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव टर्म में देखा जाता है। तो व्हाट यू शुड से, ऑक्सीजन में 2 माइनस होने के कारण बेटा इसकी एफिनिटी बहुत कम है। मतलब ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है बेटा जो आपको 11th क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाया जाता था, देख लीजिए यहां तक। तो ये एक्सेप्शनल केस आपने याद रखना है, ऑक्सीजन विल हैव ए लोएस्ट एफिनिटी देन द सल्फर। आई मीन 16 ग्रुप में सबसे कम एफिनिटी हमारे ऑक्सीजन की ही है। देख लो बेटा एक बार, बट अगर इसके पीछे रीजन भी लिखना है आपको, आप रीजन ऐसे लिख सकते हो, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द ऑक्सीजन एटम द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन एटम। रीजन इसका ऐसा लिखो, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम incoming electron is repelled by lone pair of oxygen atom। ऑक्सीजन एटम में जो लोन पेयर है वो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन ही हुआ ना, इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिवली चार्ज हो गया, और आने वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, ऑलरेडी लोन पेयर भी नेगेटिव, दोनों में रिपल्शन हो गया, और इसीलिए इसकी एफिनिटी सबसे कम हो गई, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे बेटा। अब हम जाएंगे द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है बेटा ये, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, देखना इसमें से जरूर क्वेश्चंस आते भी हैं, और अब तक बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ओनली ऑन दिस टॉपिक, विच वन, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट। बेटा हमारा एनसीईआरटी बताता है कि दिस ग्रुप एलिमेंट इज हैविंग ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा है। This group element are having a variable oxidation state। वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा, कैसे बेटा, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। आप जानते हो इनकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4 था, तो बेटा बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन लूज करा के +4 भी दे सकता है, थोड़ा और एनर्जी देके यहाँ के भी 2 निकाल के +6 भी दे सकता है ना बेटा, +4 एंड रिमेनिंग 2 निकाल के +6 भी पॉसिबल है। इतना ही नहीं, ये सारे इसमें बेटा ये सारे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे हैं, एलिमेंट के पास एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं कि इस एलिमेंट के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट। अब आप ऑक्सीजन की बात करो, ये -2 किस किस के पास में है, तो ऑक्सीजन का 2 माइनस और भाई सल्फर का 2 माइनस, तो ये दो आपके क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द ऑक्सीजन एंड द सल्फर। इतना ही नहीं बेटा, सल्फर के पास इससे ज्यादा भी है, सल्फर कैन शो +2, सल्फर कैन शो +4, सल्फर कैन शो +6। कैसे, ध्यान से देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं सल्फर की, और आप जानते हो सल्फर की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है। हाँ बेटा, सल्फर की एटॉमिक नंबर कितनी है, 16 है,
तो 16 मतलब कैसे लिखते हैं आप सर, इट बिकम ए नियॉन, ऐसे लिखते हैं बेटा, नियॉन लिख दूं मैं 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 4 16। तो देखो बेटा 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 3p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 3 4, और बाकी के जो होंगे 3d भी अगर होंगे तो खाली पड़े हुए, इसमें कुछ भी नहीं है। तो बोलो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपके पास? 2। तो बेटा अगर मुझे इसके इलेक्ट्रॉन निकालने अनपेड को, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो मैं बोलूंगा सल्फर की ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन +2 हो सकती है। बेटा एक काम करो ना, इसी को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में डाल दो, इसी को आप कहा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में डाल दो। कैसे? यहां से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा के यहां ले जाओ, तो बेटा आपका जो 3p4 था अब वो 3p4 बन गया 3p3, जो 3d0 था 3d1 बन गया। और जो 3s2 था वो अब भी आपका 3s2 ही रहेगा। अब देखो कितने अनपेड आ गए, सोचो बेटा, देखो हाउ मेनी अनपेड वी गॉट अगेन? सर 4 अनपेड आ गए। तो भाई वो चारों के चारों अनपेड यहां से लूज करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा, करेगा ना, वेरी गुड। तो चारों भी अनपेड लूज करके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? +2। पर आपको ये याद रखना है सल्फर अपनी ग्राउंड स्टेट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, लेकिन वही सल्फर आपके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। बेटा वही सल्फर आपके सेकंड एक्साइटेड स्टेट में देखो क्या आएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन उड़ा के डी में डालो, जो आपका 3s2 था अब बन गया 3s1, जो आपका 3p था एज इट इज 3p3 ही होगा। बेटा एज इट 3p3 ही होगा, दिख रहा है ना, वेरी गुड। और जो आपका 3d1 था सर, अब वो बन गया 3d2। कितना बन गया बेटा? 3d2। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, कितने अनपेड है? 2 + 3 5 + 1 6। सल्फर अपने सेकंड एक्साइटेड स्टेट में +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। देख लो बेटा यहां तक, एनी डाउट? वेरी गुड। सल्फर अपने सेकंड एक्साइटेड स्टेट में +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वेरी गुड। चलो अब आएगा बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे जो मैंने बता दिया, जनरल प्रॉपर्टीज में ही आते हैं। बेटा यहां पर हम होगा थोड़ा फिजिकल स्टेट्स की बात करेंगे। फिजिकल स्टेट मतलब इन द सेंस हम बात करेंगे एलोट्रॉपी, फिजिकल स्टेट, क्या वो गैस के फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, कैसे होंगे, और उनका फिजिकल स्टेट चेंज होता भी है या नहीं होता है? तो ऑब्वियसली होता है बेटा, जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ेगी वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा और उनका फिजिकल स्टेट भी चेंज होगा, राइट? ये तो कॉमन है बेटा, ये तो हर तरफ आप यही पढ़ते आ रहे ना कि जैसे जैसे वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा उसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है। तो लेट मी डिस्कस विथ यू द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज ए फिजिकल स्टेट एंड एटॉमिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी, देखिए। अब आएंगी तो प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से जहां पे 4 हो गई होगी, हम लोग इसको ले लेंगे एज पॉइंट नंबर 5 करके। फिजिकल स्टेट एंड एलोट्रॉपी। हाँ बेटा, सल्फर की एलोट्रॉपी में बड़ा सा टॉपिक है, अलग से पढ़ लेंगे। फिलहाल फिजिकल स्टेट ही देख लेंगे, वही हमारे लिए बेहतर रहेगा। फिजिकल स्टेट, क्योंकि एलोट्रॉपी अलग से ही पढ़ना है बेटा। फिजिकल स्टेट में बात करो, अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो मैं बताऊं बेटा, ऑक्सीजन विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए गैस। बाकी के जो है सल्फर, फॉस्फोरस एंड ऑल, तो ये ऑक्सीजन है बेटा, इट विल बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए गैस, बट अदर एलिमेंट्स आर देयर ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट, दे आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉलिड। अब ये ऑक्सीजन जो गैस है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, तो ये भी देखो बेटा, ऑक्सीजन विल एग्जिस्ट एज ए डाइऑक्सीजन गैस। सर डाइऑक्सीजन गैस को तो O2 मॉलिक्यूल ही कहते हैं ना? हाँ बेटा, एंड इट आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए वन मोर कॉल्ड एज ए ट्राइऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और सर ये जो ट्राइऑक्सीजन गैस जो मॉलिक्यूल होता है, इसको आप O3 के फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट? ओजोन। यस सर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट? ओजोन। तो अब बात कर रहे हैं बेटा, एग्जांपल आपको बुक में दिया गया है कि दे आर गिवन टू केमिस्ट्री
ऑफ द डाइऑक्सीजन। O2 की केमिस्ट्री की बात कर रहा है। O2 की केमिस्ट्री मतलब प्रिपरेशन ऑफ O2 क्या होगा और कैसे बनता है, ये तो आप अब तक तो पढ़ती है ना बेटा। प्रिपरेशन ऑफ O2 कैन बी डन बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट, वेरी गुड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। बेटा पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज करा लो तो ये आएगा KCl में और ये O2 के गैस में। तो भाई यहाँ पर 2 मोल डाल दो, देखो डिकम्पोज होके ऑक्सीजन गैस दे दिया। यस सर, लिख लो बेटा, यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो। इट विल डिकम्पोज एंड फॉर्म द O2 गैस। इतना ही नहीं बेटा, आप सेकंड पार्ट भी बोल सकते हो। हेवी मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना, उनका डिकम्पोजिशन कराना है सर। डिकम्पोजिशन ऑफ हेवी मेटल ऑक्साइड, आपको याद आ रहा, हेवी मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल हो गए तो अपने आप में ही टूट जाएगा। कैसे मैं बताऊं बेटा, ये हेवी मेटल ऑक्साइड है, कौन, सिल्वर ऑक्साइड। और एक हेवी मेटल ऑक्साइड बेटा, ये कौन सा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, राइट। इसी तरह से कोबाल्ट का भी आता है, CO बेटा, कोबाल्ट है, CO कोबाल्ट, और उसकी ऑक्साइड ये बेटा। आप जानते हो ये जो सिल्वर, मर्क्यूरी, कोबाल्ट, ये कहां पर है, दे आर प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन। बेटा जो एलिमेंट बिलो द हाइड्रोजन होते हैं, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉन्डोमाइन, मतलब दे एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एज दे एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएंगे, लेकिन खुद का तो रिडक्शन करा लेंगे, कॉन्डोमाइन। तो ये अपने आप में देखो डिकम्पोज हो जाते हैं, ऑन हीटिंग दे डिकम्पोज एंड दे फॉर्म देयर ऑक्सीजन। भाई ये भी O2 देगा, ये भी O2 देगा, ये भी O2 देगा, बाकी के बाकी मेटल एज ए मेटल फॉर्म बाहर। सर इसको 2 ले लो ना सबको, तो देखो ऑक्सीजन कितने आ रहे, 2 और 2 4 सिल्वर, यहाँ पर 2 मर्क्यूरी और यहाँ बेटा 4 कोबाल्ट। ये फॉर्म है इनके, देख लीजिए, राइट। ये एक मेथड था बेटा। और एक मेथड हमारी बुक में दिया गया है, आई होप अगर आपने देखा होगा NCERT में, और एक अच्छा सा मेथड दिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। सर ये तो आप भी जानते हैं, सब भी जानते हैं, ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, अपने आप में ही टूट जाता है, और जब अपने आप में टूटेगा तो वेपर ऑफ वाटर तो देगा ही देगा, वेपर ऑफ ऑक्सीजन गैस भी देगा। सो इट इज आल्सो द वन ऑफ द मेथड टू प्रिपेयर द ऑक्सीजन गैस, राइट बेटा। और एक है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बेटा ये वाटर आपका लिक्विड के फॉर्म में है, आप इसमें से करंट पास करा रहे हो, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो, तो ऑब्वियसली एक निकलेगा H2 की गैस, एक निकलेगी O2 की गैस। भाई O2 नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएगा, तो O2 गैस लिबरेट हो रही है एनोड से, H2 गैस लिबरेट हो रही है कैथोड से, है बेटा। और ये कमर्शियल मेथड ही है प्रिपेयर करने का, O2 प्रिपेयर करने का, ये एक अच्छा कमर्शियल मेथड है। बाकी के लैब मेथड है बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी गलत है, गॉट। और पॉइंट नंबर 5 बेटा, ये भी देख लीजिए, पॉइंट नंबर 5, लिक्विफैक्शन ऑफ एयर। अब इसके बारे में लिखा गया था, नहीं पढ़ता बेटा, बच्चों को समझ में आ जाता है। एटमॉस्फेरिक एयर को लिक्विफाई करो बेटा, एटमॉस्फेरिक एयर में O2, N2, CO2 बाकी के इम्प्योरिटीज गैसेस है वो निकाल लो, जितनी बार लिक्विफैक्शन कराओगे आपका O2 का गैस आते रहेगा। इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर द ऑक्सीजन गैस। ले लो बेटा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड। ये था कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन जो आपको बुक में दिए गए थे। हाँ बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ये NCERT का ही है, मैंने एडिशनल नहीं लिखा है। अगर रेफरेंस बुक देखो ना, एडिशनल बहुत मिलने वाले हैं। इफ यू गो टू द रेफरेंस बुक बेटा, इतने एडिशनल आएंगे याद नहीं रख पाते हैं, बट आई विल प्रेफर एवरीवन ओनली गो थ्रू द NCERT में जितने दिए वो ही देखना है,
ना तो उससे ज्यादा और ना तो उससे कम बेटा, एवरीथिंग अप टू देयर इट इज मोर देन इनफ। क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत बढ़ जाता है बेटा, रेफरेंस बुक करते 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 इतनी चीजें हो जाती है कि वी कांट रिमेंबर एनीथिंग इन एग्जाम। तो थोड़ा सा ही पकड़ो, बड़ा अच्छे से याद रखो, इट इज मोर देन इनफ फॉर एवरीवन टू रिमेंबर। नाउ सर स्ट्रक्चर ऑफ डाइऑक्सीजन कैसी होगी, ये तो आप भी जानते हो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन कैसा होगा सर, O लिंक विथ O, वेरी गुड भाई, है ना। इसके पास 2 अनपेड थे, इसके पास भी 2 अनपेड है, बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर यहां रखा, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। आई होप ये तो सभी बच्चे जानते हैं, वेरी गुड। आपसे पूछा जाता है बेटा ये O2 मॉलिक्यूल का नेचर क्या है, तो आप जानते हो सर इट इज ए पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सर दिख तो नहीं रहा, हाँ बेटा पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हमने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, वही वाला कंसेप्ट है। और वो पूछते भी है कि भाई पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेड मतलब अकॉर्डिंग टू एमओटी, तो अनपेड कहाँ है सर, ये तो आपको याद भी होना चाहिए, है ना। पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, इन दोनों में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी नेचर क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। तो सर इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हो सकती है डाइऑक्सीजन की, डाइऑक्सीजन मतलब बेटा O2 गैस की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, हाँ बेटा मेटल में डालो ऑक्साइड देगा, हाइड्रोजन में डालो वाटर देगा, नॉन मेटल कार्बन में डालो उसकी भी ऑक्साइड देगा। तो देखिए ऑक्सीजन को अगर आप मेटल में डालते हो तो वो मेटल की ऑक्साइड देगा, नहीं, हाँ बेटा यही है। अगर ऑक्सीजन को किसी हाइड्रोजन गैस से पास करो तो भाई वो लिक्विड वाटर देगा, और इसी ऑक्सीजन को किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करा लो, लेट अस से हमारी एनसीईआरटी में नॉन मेटल कार्बन लिया गया है, तो नॉन मेटल से रिएक्ट करा लो, वो उस नॉन मेटल की ऑक्साइड ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड देगा, राइट। तो अब बात आ गई है बेटा, यहाँ पर आपको पढ़ना है ऑक्साइड फॉर्म बाय दिस ग्रुप एलिमेंट। तो अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा दैट इज ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म बाय दिस ग्रुप एलिमेंट। भाई ऑक्साइड तो ऑलरेडी O तो ऑक्सीजन है ही ना, तो क्या होगा, कोई भी एलिमेंट आपके 6th ग्रुप से अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो वो देगा उस एलिमेंट की ऑक्साइड। तो भाई ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन तो क्या ऑक्सीजन की ऑक्साइड आएगी, हाँ बेटा आ भी सकती है ना, और जो ऑक्साइड देगी वो या तो आपको MO2 टाइप की ऑक्साइड देगा, या तो वो आपको बेटा MO3 टाइप ऑफ द ऑक्साइड देगा। अब आप सोचो इन प्लेस ऑफ MO ले लो बेटा, O डॉट O2 तो O3 बन गया, O डॉट O3 तो 2O2 बन गया, नहीं समझे, यहाँ M की जगह O लगा दो बेटा, O डॉट O2 तो O3 हो गया ओजोन, O डॉट O3 टोटल O4 हो गया, मतलब 2O2 हो गया। ऐसे देखे जाते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, इसी को पढ़ना है बेटा, अभी इसी को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सर नंबर 1 सिंपल ऑक्साइड्स क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा सिंपल ऑक्साइड्स क्या है, राइट। सिंपल ऑक्साइड में भी मैं आपको 3 सिंपल ऑक्साइड दे रहा हूं। पहला वाला बड़ा सिंपल है बेटा, एसिडिक ऑक्साइड, ये सिंपल ऑक्साइड है। जैसे कि आप जानते हो सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड ही होते हैं बेटा। एसिडिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। सर अब नॉन मेटल क्या होगा, कार्बन विथ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर विथ ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ बेटा ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हो गए, राइट, दैट इज एसिडिक इन नेचर। अब होगा बेसिक ऑक्साइड, बेटा आप ये भी जानते हो सारे मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड कहलाते हैं, बट उसमें भी एक्सेप्शन आएगा, आई विल शो यू। फॉर एग्जांपल सोडियम की ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड Na2O, कैल्शियम की ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी मेटल ऑक्साइड है, क्या है बेटा बेसिक इन नेचर है। और ऑप्शन सी बेटा ये रहा आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये रहा आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब इट बिहेव एज एसिडिक एज वेल एज द बेसिक। बता दो कौन से हैं, याद रखना बेटा बहुत काम का है, जिंक एल्यूमिनियम टिन एंड लेड, जिंक
एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड। बेटा टिन के दोनों SnO2 राइट, SnO4, PbO, PbO2, Al2O3, ZnO, सारे ऑक्साइड ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कंफ्यूज मत हो जाओ, इसी 4 एलिमेंट को याद रखो, बहुत काम आ जाएगा। जिंक, एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड भी होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा और भी है बेटा, जब हम ग्रुप पढ़ते रहेंगे ना तब आपको याद आते रहेगा। अनदर वन, फोर्थ वन डी इज ए, बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं, व्हाट माइंड, फोर्थ वन डी दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट, न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं। हाँ बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है याद रखना, हमारी एनसीईआरटी में और हमारी नीट में और आईआईटी में ये बार बार पूछा गया है। बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड कार्बन का मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। बेटा ये नाइट्रिक ऑक्साइड है और ये नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है, ये न्यूट्रल है। लेकिन मैं बताता हूं बेटा आपको, ये भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड ही तो हो गया नहीं, अरे ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन है ना भाई, ये तो न्यूट्रल ही नेचर है, तो ये है कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड। लिख लीजिए बेटा, दे ऑल कम अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाट, सो दे ऑल कम अंडर द हेडिंग ऑफ सिंपल ऑक्साइड्स हो गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा अगर ये सिंपल ऑक्साइड है तो दूसरा मिक्सड ऑक्साइड भी होंगे। हाँ बेटा, दो अलग अलग ऑक्साइड मिला के जो बनते हैं ना, दैट इज द मिक्सड ऑक्साइड। कैसे करा देंगे वो भी देखो। बेटा नाउ अनदर वन इज मिक्सड ऑक्साइड। एग्जाम्पल करेंगे बेटा, मैग्नेटाइट ओर ले लो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है वो। नंबर 2 मिक्सड ऑक्साइड, सर इस मिक्सड ऑक्साइड में अच्छा सा एग्जाम्पल है, आई थिंक बच्चों लोगों को मेटलर्जी थोड़ा सा याद होगा, है ना। मैग्नेटाइट ओर है ना, आयरन ऑक्साइड का ओर होता है बेटा, Fe3O4। अच्छा ये देखो बेटा, Fe3O4 ये जो ऑक्साइड आपने बनाया है कैसे बनाया होगा, तो ऑब्वियसली आपने Fe2O3 डाला होगा और उसमें FeO भी डाला होगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो ये Fe3O4 इज अ मिक्सड ऑक्साइड ऑफ आयरन। वैसे क्रोमाइड ओर भी आता है बेटा, क्रोमाइड ओर मतलब Cr2O3 + FeO भी आता है। तो ये जो है आपके ऑक्साइड कैसे मिक्सड ऑक्साइड है। तो हमने देखा है सिंपल ऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक, और कुछ मिक्सड ऑक्साइड्स भी होते हैं। तो ये बस इतना ही देखना है कि व्हाट आर द मिक्सड ऑक्साइड्स आ गए। हाँ बेटा और एक मिक्सड ऑक्साइड बना दूं मैं, ये देखो PbO2 + 2 PbO बना लो भाई, तो 2 + 1 3, तो भाई ये हो गया Pb3, 2 + 2 4, ये हो गया Pb3O4। तो भाई Pb3O4 is also called as a what? It is a mixed oxide of lead. Pb3O4 made up of what? PbO2 + 2 moles of PbO. Is it clear? चलो बना लो बेटा, ये ऑक्साइड का टॉपिक था, मतलब क्या क्या बनते हैं। रिएक्टिविटी नहीं देखी हमने, रिएक्टिविटी अलग से देखेंगे। अब इस ऑक्साइड्स में पहले हम देखेंगे ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज OO2। बेटा OO2 कॉल्ड एज व्हाट? ओजोन। तो हम जो करने वाले हैं ये वाला, व्हाट इज दैट? ओजोन। फॉर्मूला इज O3। ये क्या है, प्रिपरेशन कैसी होती है, प्रॉपर्टीज कैसे होगी, हम लोग उसकी बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। But next one we will see now. Another one is a topic called as ozone. But denoted in the form of O3. पहले इसकी बात करेंगे कि ये बनता कैसा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सर 3 moles of oxygen
बाय पासिंग इट थ्रू साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, passing it through silent electric discharge and it will be converted into ozone। बन गया? हाँ सर, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब ये प्रोसेस अपने आप में एंडोथर्मिक का प्रोसेस है। ये प्रोसेस बेटा अपने आप में क्या है? एंडोथर्मिक का प्रोसेस है। अब ये जो प्रोसेस में जब आप ये बनाते हो ओजोन, तो ओजोन बनाते वक्त में जो आप डिवाइस यूज करते हो दैट इज कॉल्ड एज ए ओजोनाइजर। तो व्हाट वी कैन से apparatus used to prepare ozone is called ओजोनाइजर। बेटा ओजोन बनाने के लिए जो apparatus आप यूज करते हो ना, इट इज कॉल्ड एज एन ओजोनाइजर, राइट बेटा। और ये प्रोसेस कैसा होता है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से ही बनता है और एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी, तो इट इज एंडोथर्मिक। वेरी गुड सर। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात कीजिए ओजोन का, आई होप आपने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में लेविस-डॉ स्ट्रक्चर सीखा होगा, है ना? वैसे ही कुछ है बेटा। ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन पहले बना लो, वेरी गुड। फिर डबल बॉन्ड, राइट। एक सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड में भी आप जानते हो एक तो डेटिव बॉन्ड होगा, राइट। बाकी के बना लो बेटा, 2 4 + 2 6 + 2 8, 2 4 6 + 2 8। इसके पास देखो बेटा 2 4 6 + 2 8, ये हो गया ओजोन का स्ट्रक्चर। अगर इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हैं ना, ये अगर यहाँ है तो बेटा हो सकता है ये डेटिव बॉन्ड यहाँ आ जाए और ये डबल बॉन्ड यहाँ चले जाए, मतलब यहाँ पर 2 लोन पेयर, वेरी गुड, और इसके पास 3 लोन पेयर और इसके पास 1 लोन पेयर। फिर आपसे पूछता है क्या बेटा ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या है? क्या बेटा इट इज अ बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड और इट इज अ बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड? तो क्या बोलना सर, इट इज द बॉन्ड लेंथ फॉर द ऑक्सीजन इज द एवरेज ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, राइट। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। फिर आपको ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, सुनो ऑक्सीजन इन ओजोन, ये O की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है? तो भाई इन दोनों के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड, फिर इन दोनों के बीच में बाद में डबल बॉन्ड, और नंबर ऑफ रिलेटिव स्ट्रक्चर तो 2 है, 2 + 1 3/2, 3/2 मतलब 1.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन मॉलिक्यूल। देख लो बेटा, देख लो, ये तो कंसेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग में जो आपने पढ़ा था। केमिकल बॉन्डिंग में यही पढ़ाया गया था बेटा। मतलब आपसे पूछा जाए इनका रेजोनेंस हाइब्रिड आप कैसे बनाना चाहो, तो क्या करना, जहां जहां पाई बॉन्ड है वहां डॉटेड लाइन लगा दो, राइट बेटा। आपसे पूछा जाए सर इसकी फॉर्मल चार्ज निकालिए, तो आप देखो 0, यहां देखिए 1 2 3 4 एंड 5। आई होप आपको मेरे फॉर्मुले याद है। एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन 6 होते हैं, माइनस कितने 1 2 3 4 5, 6 - 5 बिकम +1, तो इसकी +1 है भाई, इसकी भी +1 है। और यहां देखिए बेटा 6 - 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गया -1, इसकी फॉर्मल चार्ज -1, ये +1 -1 भाई, ये -1 +1। तो यहां आप देखिए आपका ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, पॉजिटिव तो सर पे बैठा हुआ ये, तो ये उसकी रेजोनेंस हाइब्रिड हो गई इन दोनों की। गॉट अ पॉइंट, ठीक है। अब ये शेप देख के आपको लग कैसे रहा है, हाउ द शेप ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल, तो बोलना सर इट इज एंगुलर शेप। लिख दे बेटा, यस सर इट इज द एंगुलर शेप। सर इसकी मैग्नेटिक नेचर क्या है? सर कहीं भी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सर इट इज द डायामैग्नेटिक इन नेचर। याद रखो बेटा, एग्जाम में यही पूछता है, इट इज एंगुलर इन शेप, डायमैग्नेटिक इन नेचर, राइट। बॉन्ड लेंथ इन दोनों की इक्वल है, बॉन्ड लेंथ आर इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि देखो अगर ये डबल बॉन्ड है तो ये ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इट इज एवरेज ऑफ डबल एंड सिंगल। बेटा ये सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इट इज एवरेज ऑफ सिंगल एंड डबल, तो बॉन्ड लेंथ दोनों की O की यहाँ पर सेम ही रहने वाली है, राइट।
लिख लीजिए बेटा यहां तक। प्रॉपर्टीज भी देखेंगे हम लोग। ओजोन क्या लिक्विड है या गैस है, तो बोलना दोनों भी है भाई। वो दोनों भी ऐसे बिहेव करता है, मीन्स बिहेव। अगर वो गैस के फॉर्म में हो तो कैसा, तो मैं ऐसे कर दूं आपको बेटा। अगर ओजोन आपके गैस के फॉर्म में आएगा ना तो बोला सर इट इज ए पेल ब्लू कलर ऑफ द गैस। अगर गैस है तो पेल ब्लू, अगर लिक्विड है तो भी पेल ब्लू लिक्विड ही आती है। ओजोन अगर सॉलिड के फॉर्म में आना है तो वो और एक फॉर्म में आएगा। सॉलिड मतलब समथिंग कॉल्ड एज ए वॉयलेट ब्लैक क्रिस्टल आते हैं, वॉयलेट ब्लैक क्रिस्टल इन सॉलिड्स। ये इसकी प्रॉपर्टीज भी होगी बेटा ओजोन की। गॉट पॉइंट? हाँ, ओजोन की टेंडेंसी है टू डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन देगा। और आई होप सब बच्चा जानता है बेटा जिसकी टेंडेंसी नेचुरल ऑक्सीजन देने की है, इट एक्ट एज ए ब्लीचिंग, मतलब इट हैज अ ब्लीचिंग एक्शन एंड इट आल्सो एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं यहां लिख दूं, आई होप यहां तक तो आपको दिख ही गया ना, यहां से लिखेंगे। लिख लो बेटा यहां तक। मैं प्रॉपर्टी लिखना चाहूंगा, ओजोन ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स राइज टू O2 गैस एंड नेसेंट ऑक्सीजन। बेटा ओजोन ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स राइज टू O2 गैस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। बेटा जिसकी टेंडेंसी नेसेंट ऑक्सीजन देने की है, इट एक्ट एज एन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बेटा ये नेसेंट ऑक्सीजन अगर दिया और इस नेसेंट ऑक्सीजन को किसी कलर्ड कंपाउंड से पास करा लो तो वो क्या होगा, कन्वर्टिंग इनटू कलर, तो इट हैज ए ब्लीचिंग एक्शन। तो मैं यहां लिख दूं, अगर मेरे पास यहां कलर्ड कंपाउंड है, अगर यहां मेरे पास क्या है बेटा, कलर्ड कंपाउंड है, और यहां से मैंने नेसेंट ऑक्सीजन पास करवा ली है, तो बेटा ये कलर्ड कंपाउंड अपने आप में कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है टू रिमूव द कलर। हेंस वी कैन से, ये जो आपका ओजोन है ना बेटा, याद रखना, ड्राई ब्लीचिंग इज डन बाय ओजोन। तो ड्राई ब्लीचिंग इज डन बाय ओजोन, क्योंकि देखो बेटा उसकी टेंडेंसी है कलर की, मतलब हैज अ टेंडेंसी टू रिमूव द कलर, और जिसकी टेंडेंसी टू रिमूव द कलर वो एक्ट एज व्हाट, ब्लीचिंग एक्शन। लिख लीजिए बेटा यहां तक। ठीक है ना। अब यहां पर और एक प्रॉपर्टी देखेंगे हम ओजोन की। बेटा अगर आप ओजोन को पीबीएस से पास कीजिए, ये तो आप जानते होंगे, H2O2 की इसमें पढ़ भी चुके हो, तो बेटा इट हैज अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट द पीबीएस इनटू PbSO4। मतलब कैसे मालूम बेटा, ये आपका ब्लैक लेड सल्फाइड था, ओजोन पास करा के इसको कन्वर्ट करा लिया व्हाइट लेड सल्फाइड। तो भाई ये ब्लैक कलर को व्हाइट में कन्वर्ट करना मतलब डीकलराइज ही हुआ ना, तो डीकलराइज होना मतलब क्या हो गया, ब्लीचिंग एक्शन। वैसे ही NO को देखो बेटा, NO अगर आप ओजोन गैस पास करा लो, NO कन्वर्ट हो जाता है NO2 में, और बाकी की O2 गैस बाहर निकल जाती है। गॉट भाई, ये थे बेटा अबाउट द ब्लीचिंग एक्शंस। अभी यहां पर नेक्स्ट टॉपिक विल सी आफ्टर द ओजोन, हम लोग जाएंगे बेटा
एनाट्रॉपी ऑफ सल्फर, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। बेटा एनाट्रॉपी ऑफ सल्फर जो अपनी एनसीईआरटी में दिया है उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि रेफरेंस बुक में बहुत कुछ दिया गया है एंड ऑल मुझे मालूम है वो सब कुछ काम के नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है। तो एवरीथिंग फ्रॉम इन द एनसीईआरटी जो लाइन टू लाइन है मैं उसके बारे में बात करूंगा और अच्छे से ही बोलूंगा, क्योंकि वही एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है और वही आपको प्रिपेयर होके जाना है। बेटा आपसे पूछा जाएगा एलोट्रॉपी ऑफ सल्फर, एलोट्रॉपी ऑफ सल्फर। अब ऐसा तो नहीं ना कि डेफिनेशन देना पड़ेगा एलोट्रॉपी का, देना पड़ेगा क्या? और कौन से एलिमेंट एलोट्रॉपी दिखाते कौन से नहीं। मेटल कभी भी एलोट्रॉपी नहीं दिखाएगा, राइट? तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होना है। तो इस तरह से सल्फर नॉन मेटल है तो एलोट्रॉपी दिखाएगा। कौन से अल्फा बीटा एंड गामा, 3 सल्फर दिखा रहा है भाई इसकी। ये जो आपके सल्फर है इसके 3 एलोट्रॉपी फॉर्म है, उसके अलावा भी है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये 3 ही है ना। एक है आपका अल्फा सल्फर, बेटा एक है आपका बीटा सल्फर और एक है आपका गामा सल्फर। बेटा एनसीईआरटी में इसका नाम और एक लिखा गया, गामा सल्फर इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट, प्लास्टिक सल्फर। तो इन दोनों में भी एक नाम है, एक को रोम्बिक कहते हैं, एक को मोनोक्लिनिक। बेटा रोम्बिक किसको, अल्फा इज कॉल्ड एज ए रोम्बिक सल्फर एंड बीटा इज कॉल्ड एज ए मोनोक्लिनिक सल्फर। और मोनोक्लिनिक MONO, तो ये दोनों भी इंटरचेंजेबल होते हैं एट सर्टेन टेम्परेचर एंड ऑल, राइट? तो एक काम करेंगे, हम एक ही सल्फर की बात करेंगे। लेट अस गो विद सल्फर। तो पहले बात करेंगे सर सल्फर। बेटा इसकी एटॉमिसिटी कितनी है तो बोलना S8 ऑक्टा एटॉमिक है। ये आप बचपन से पढ़ते हैं ना, वेरी गुड। पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होती है इसकी PUCKERED, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होती है इसकी। पकड़ रिंग स्ट्रक्चर दिखती कैसी है भाई, ये कुछ ऐसी दिखती है। देखो 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 सर आप इतना छोटा क्यों बना रहे हो, बस इतना ही बनाना है। ये सारे सल्फर के आइटम्स है, कितने 3 और 1 4 5 6 7 और 1 8। अगर आप और ध्यान से देखो इसमें बेटा एक सल्फर के पास ऐसे बना दे, बेटा ध्यान से देखिए, एक सल्फर के पास 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर है। तो एक एक सल्फर की अगर हाइब्रिडेशन की भी बात करो तो sp3 हाइब्रिडेशन ही होती है। 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आगे sp3 की हाइब्रिडेशन आ गई। दिख रहा है बेटा आपको, वेरी गुड। इसमें यह पूछता है व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ सल्फर। तो याद रखना बेटा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। कोवेलेंसी अगर आप सल्फर की पूछते हो तो कोवेलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एटम। देखो मैं लिख रहा हूं, व्हाट इज मीन बाय कोवेलेंसी। कोवेलेंसी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एटम। उस एटम ने कितने बॉन्ड बनाया उसकी वो कोवेलेंसी होगी भाई। तो इसमें सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाया 2, इसने भी 2। तो व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ सल्फर भाई, यस सर, कोवेलेंसी ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 2। कोई बच्चा 8 लिख के आ जाए तो गलत हो जाता है बेटा। कोवेलेंसी का मतलब समझो यहाँ पर, राइट? और एक खास बात बता बेटा इसके बारे में, एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये बहुत खास बात है क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। बेटा एट नॉर्मल टेम्परेचर आपका जो सल्फर है, टेम्परेचर नॉर्मल तो रूम टेम्परेचर बोला, सल्फर है, इट इज डायमैग्नेटिक, but at 1000 degree centigrade sulfur is, now पहले डाया था जिससे टेम्परेचर बढ़ गया, सल्फर exists as S2 और S2 आपका हो जाता है बेटा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। IIT मेंस लेवल में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने अलग से लिख के दे दिया कि नॉर्मल टेम्परेचर में सल्फर तो डायमैग्नेटिक है, बट जैसे 1000 केल्विन में हीट करा लो वो सल्फर अभी S2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और सर S2 का फॉर्म होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ले लो बेटा यहाँ पर स्क्रीनशॉट।
बेटा इस केस में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर, तो बोलना बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एसिड फॉर्म इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म है और कोई भी एलिमेंट अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में आ जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 ही होना है। गुड, ले लो बेटा याद रख। अब हम जाएंगे रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और इनके बनने के तरीके क्या क्या है वो देखेंगे हम लोग, राइट। चलो स्क्रीनशॉट लेते चलो। बेटा ये अल्फा सल्फर को रोम्बिक बोला गया है, बीटा सल्फर को हमने बोला गया है मोनोक्लिनिक। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बुक में नहीं है, पर मैं बताऊंगा, सुन लो। बेटा अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक रोम्बिक सल्फर है और एक तरफ में मोनोक्लिनिक सल्फर है, दिख रहा है आपको, रोम्बिक मोनोक्लिनिक दिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सुनो भाई, जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। जो जितनी जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 तो वो स्टेबल है। क्यों 0 है तो ये भी जानो बेटा, रोम्बिक सल्फर ऐसे होते हैं, देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा ये स्ट्रक्चर देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में पूरी तरह से फिट हो गया। बेटा क्रिस्टल फॉर्म में अगर देखें तो वो पूरी तरह फिट हो गया। अगर पूरी तरह फिट हो जाए तो उसके बॉन्ड में, उसके उन मॉलिक्यूल्स में, लेयर में अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, तो वो स्टेबल हो जाता है। मोनोक्लिनिक ऐसा नहीं है, जिगजैग होता है भाई, ये ऐसा तो फिर ये ऐसा, फिर इसका उल्टा बनाओ ना सर, एग्जैक्टली इसी का उल्टा बनाने की कोशिश करता हूं। ये आ गया, अब ये ऐसा आ गया तो ये ऐसा आ गया। देखो बेटा इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में पूरी तरह पैक नहीं हो रहा है। अगर पैक ना हो तो ऑब्वियसली वो कैसा होगा बेटा, अनस्टेबल माना जाता है। तो राइट, तो हम बात करेंगे बेटा, अगर मोनोक्लिनिक की अगर मुझे बात करनी है, स्पेशली मोनोक्लिनिक, तो देखो ध्यान से मैं मोनोक्लिनिक की बात कर रहा हूं। ये मेरा मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक सल्फर है। अगर मैं इसे हीट कर लूं, देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं इसे हीट करा लूं तो ये इसके टुकड़े टुकड़े फॉर्म बनेंगे। कैसे, देखिए बेटा, ऑटो पॉइंट 1 2 3 4 5, अब जरूरी नहीं 5 ही है, कितने भी है, एक छोटा सा लेयर और एक बहुत बड़ा सा लेयर रहेगा। देखिए ये हीट करने से टूट गए, छोटे मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल में। बेटा ये जो छोटे मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल जो दिख रहे हैं, इसमें देखिए पहले इसमें 5 आ गए, दूसरे इसमें उससे ज्यादा आ गए, तीसरे इसमें और ज्यादा आ गए। तो ये जो बड़ी सी लेयर बन रही है ना, ये बड़ी सी लेयर बेटा हीट करने से, तो मोनोक्लिनिक को हीट करने से जो बड़ी सी लेयर आ रही है ना, दिस बड़ी सी लेयर इज कॉल्ड एज ए व्हाट, यस, प्लास्टिक सल्फर। इसको आप बोल सकते हो प्लास्टिक सल्फर। मतलब आपको ये बताने के पीछे रीजन ये था भाई कि प्लास्टिक सल्फर कहां से बनता है, मोनोक्लिनिक से बनता है कि रोम्बिक से बनता है। तो बोला मोनोक्लिनिक को हीट करा लो, और हीट कराने से जो आपको लॉन्ग लेयर, बड़ी सी लेयर ऑफ द सल्फर आती है, दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्लास्टिक सल्फर, राइट। अच्छा ऐसी बात नहीं है बेटा कि सल्फर को ये एसिड फॉर्म आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसी सल्फर को अगर आप 1000 डिग्री केल्विन में हीट कराते हो तो वो सल्फर आपका S2 के फॉर्म में दिखेगा। और हम और एक बात बोल सकते हैं बेटा, सल्फर हैज ए टेंडेंसी टू एग्जिस्ट एज ए S6 मॉलिक्यूल भी होगा, दैट इज ए चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म। चेयर और बोर्ड में उसका चेयर फॉर्म इज कंसिडर्ड एज ए मोर स्टेबल। मैं बताना चाहूंगा, आप ये लिख लो बेटा, अलग पेज में बना लेंगे क्योंकि जगह कम पड़ गई। बना दो, देखिए ये जो सल्फर है बेटा, इसके अगर आप हीट करो तो इसके और 2 फॉर्म आते हैं, S6 एंड S2, राइट। तो सल्फर आल्सो इट हैज अ S6 फॉर्म। बेटा S6 फॉर्म के 2 फॉर्म है, एक आएगा बोर्ड फॉर्म और एक आएगा चेयर फॉर्म। एक आएगा चेयर फॉर्म जो कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, और एक आएगा उसका बोर्ड फॉर्म जो कि लेस स्टेबल है। बेटा अनस्टेबल ही बोले तो भी चल जाएगा, लेस स्टेबल क्यों बोलना, अनस्टेबल ही बोलना। कैसे S6, देखो ये ऐसे है,
1 2 3 4 5 6 S6 चेयर फॉर्म 1 2 3 4 5 6 ये चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल है। वैसे ही अगर आप सल्फर को 1000 डिग्री में हीट कराते हो, आई मीन 1000 केल्विन में हीट कराते हो, तो आपका जो सल्फर है वो टूट जाएगा और आपको S2 के फॉर्म में देगा। और S2 फॉर्म आपका कैसा होता है सर? इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये तो मैंने स्टेटमेंट में भी लिखा के दिया और अभी भी लिखा के दिया, राइट? देख लीजिए बेटा इसे। बन गया? बेटा नाउ ये जो हो गया दैट इज एरोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर था। नाउ यहां पर क्या है? विल सी द अनदर वन दैट विल बी कॉल्ड एज ए कंपाउंड फॉर्म बाय दिस एलिमेंट ऑन कंबाइनिंग विद द हाइड्रोजन कॉल्ड एज हाइड्राइड। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। दैट इज अ बाइनरी कंपाउंड फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ दिस एलिमेंट विद ए हाइड्रोजन एंड दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? हाइड्राइड। तो अब जो टॉपिक है बेटा दैट इज अ टॉपिक बेस्ड ऑन द हाइड्राइड ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखा जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर किए जाते हैं। नाउ बेटा ये जो टॉपिक है दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्राइड एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ हाइड्राइड ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से कंबाइन करा लो तो वो अपना एक टाइप ऑफ द हाइड्राइड देगा और वो होगा बेटा दैट इज H2M टाइप ऑफ द हाइड्राइड फॉर्म बाय A। तो आप बोलोगे M क्या है? बेटा M इज एनी एलिमेंट ऑफ 6 है। अब आप लगा के देखो, अब आप लगा के देखो बेटा कैसे बनेगा। सर क्या मैं ये हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन लग सकता हूं? सर ये सल्फर होगा, ये सिलीनियम होगा, ये टेलुरियम होगा। पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है, आप लिख ही नहीं सकते हो। वेरी गुड बेटा। ये सारे इसमें आपको पूछा जाता है ऑफ द वाटर की बात करो, एग्जाम्पल में H2 की बात करो। एवरीबडी नोज दैट सर वाटर का स्ट्रक्चर अगर बनाने जाए तो ये कुछ ऐसे होगा। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक लोन पेयर नीचे एक लोन पेयर ऊपर, और इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन पूछी जाए तो क्या है? sp3 है। अगर आपसे पूछा जाए सर इसकी ज्योमेट्री क्या है तो ऑब्वियसली sp3 मतलब ज्योमेट्री डिसाइडेड बाय द हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर आपसे शेप पूछा जाए तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर लोन पेयर के रिप्रेजेंट से शेप बन गया वी शेप, या तो आप इसे एंगुलर बोल सकते हो या तो आप इसे बेंट शेप भी कह सकते हैं। तो बेटा ज्योमेट्री डिसाइडेड बाय हाइब्रिडाइजेशन बट शेप डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, राइट? ये हो गया। अब ये तो मैंने एक ही एग्जांपल दिया है, बाकी की मतलब जरूरत भी नहीं है हमको। अब आपसे पूछा जाएगा ये बनता कैसे, तो देखिए बेटा हाइड्रोजन ऑन कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म इट्स हाइड्राइड। बना नहीं बना? डायरेक्ट मेथड से करा लो ना बेटा। ये 2 डाल दो यहाँ, ये 2 हो गया। क्या सर उस तरह से H2S बना सकते हैं? पर डायरेक्ट मेथड से नहीं बना सकते। इट इज ऑन कंबाइनिंग विथ ए सल्फाइड ऑफ आयरन FeS2 और HCl से रिएक्ट करा लो, तब जाके आपको H2S गैस निकलेगी, राइट बेटा? अब देखो H2S निकल गया, सल्फर तो 2 थे, तो भाई एक काम कर लो ये दे दो, 2 into 2 4 हो गए, गॉट। और बाकी का FeNCl इट विल फॉर्म इट्स हैलाइड कॉल्ड एज ए FeCl3 सॉल्ट बना लेगा। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा बेटा, ये तो डायरेक्ट मेथड से बन गया बट ये डायरेक्ट मेथड से नहीं बनता। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ट्रीटिंग द मेटल सल्फाइड विथ ए एसिडिक मीडियम और विथ एसिड, राइट? ये था बनाने के मेथड से। और सारे के सारे नहीं देने की जरूरत नहीं है, ओनली वाटर एंड H2S देना इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब ये जो हाइड्रेट में सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 पूछता है कि बॉन्ड एंगल किसकी ज्यादा है। सर मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, ये सल्फर सिलीनियम टेलुरियम जो भी है इन सबकी बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री आती है, क्योंकि इनकी साइज इतनी बड़ी है बेटा। सल्फर सिलीनियम टेलुरियम की साइज इतनी बड़ी है कि यहाँ पर इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होता है। तो आप क्या बोलना, एज द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। लिख दूं मैं, as the size of
सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, क्या होगा सर? बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो यहां पर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होती है बेटा। ओवरलैपिंग आसपास 90 90 90, ये 93 92 और 90 पॉइंट समथिंग आ जाएंगे। एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल लिखने की जरूरत भी नहीं है, बट ऐसे ही है। तो आपको देखा जाए तो बॉन्ड एंगल की ऑर्डर H2O विल बी ग्रेटर देन H2S देन H2SE देन H2TE। इट इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट? बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट। लिख लो बेटा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट वन इज बेटा, इसमें पूछा गया है इनकी रिड्यूसिंग पावर, एसिडिक नेचर, हाइड्राइड बेटा, रिड्यूसिंग पावर, एसिडिक नेचर एंड द बॉइलिंग पॉइंट। बेटा ये तो आप सभी को मालूम होगा। अगर मैं इनकी 16 ग्रुप में हाइड्राइड की अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो यू नो बॉइलिंग पॉइंट में बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। एक्चुअली होना ऐसा है, H2O, H2S, H2SE और H2T एक्चुअली ऐसा होना है, लेकिन एक्सेप्शनली वाटर की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आ गई। क्यों बेटा? क्योंकि बोलना ड्यू टू है ना टेंडेंसी टू फॉर्म क्या सर? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी ना, इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। किसकी बेटा? H2O की। गॉट द पॉइंट? इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 मैं यहां लिख दूं बेटा। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज दैट सर? एसिडिक नेचर ऑफ दीज हाइड्राइड, आई मीन दीज हाइड्राइड ऑफ द 16 ग्रुप एलिमेंट, जिसकी टेंडेंसी H+ देने की ज्यादा हो, वो एसिडिक इन नेचर। कैसे? सुनो बेटा, H2S अपने आप में आयनाइज कर गया और बना लिया HS- एंड H+, तो जिसकी टेंडेंसी H+ देने की है, एसिडिक नेचर। आप बोलो किसकी टेंडेंसी H+ देने की ज्यादा होगी? सर H2O की तो कम होगी, और H2S, H2SE बढ़ते 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 H2TE की बढ़ गई। तो विच इज ए मोर एसिडिक इन नेचर? H2T इज मोर एसिडिक इन नेचर एंड H2 इज लेस एसिडिक इन नेचर। तो बेटा ये भी पॉइंट नंबर 3 को पकड़ के पॉइंट नंबर 4 जोड़ो। रिड्यूसिंग पावर, क्या बेटा? रिड्यूसिंग पावर, जिसकी टेंडेंसी H+ देने की ज्यादा हो, उसकी रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होगी। तो हम बोलेंगे रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। दैट मीन्स जो एसिडिक नेचर देखें वही तो रिड्यूसिंग पावर है भाई। H2O, H2S, H2SE, H2TE, it is the order of reducing power of the hydride of 16th group element। अब इसी को देख के और एक पॉइंट लिख सकते हो, पॉइंट नंबर 5, व्हाट इज दैट? थर्मल स्टेबिलिटी। बेटा रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा, इसकी H+ देने की टेंडेंसी ज्यादा, तो लेस स्टेबल, इसकी H+ देने की टेंडेंसी कम, तो मोर स्टेबल। तो वी कैन राइट रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। तो क्या लिखेंगे बेटा? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग पावर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल किया गया है। तो पॉइंट नंबर 5 ही कैसे सर? व्हाट इज दैट? थर्मल स्टेबिलिटी। हाँ बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। सर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रिड्यूसिंग पावर। इसका मतलब हम बोलेंगे बेटा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट, व्हाट इज दैट? डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? हीट करके बॉन्ड तोड़ते हैं ना, उसको थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा, एज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज डाउन द ग्रुप bond length increases and bond energy, very good बेटा, decreases। मतलब थर्मल स्टेबिलिटी की ऑर्डर लिखना है ना, H2O, H2S, H2TE, H2
सॉरी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम एंड टेलुरियम। बेटा ये आ गई ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। तो हम बोलेंगे थर्मल स्टेबिलिटी कौन ज्यादा थर्मली मोस्ट स्टेबल है? भाई वाटर। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा थर्मल उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो बेटा अभी हमने जहां तक कंप्लीट किया दैट इज अबाउट द हाइड्राइड ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट, राइट। इन माय नेक्स्ट क्लास बेटा आई विल गोइंग टू स्टार्ट दैट इज अ हाइड्राइड फॉर्म बाय 16 ग्रुप एलिमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा ये जो टॉपिक मैंने अभी कवर किया हाइड्राइड ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट में, हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे अबाउट द हाइड्राइड फॉर्म बाय 16 ग्रुप एलिमेंट, राइट। एंड एज सुन एज दिस टॉपिक इज कवर बेटा, मैं आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस नीट लेवल में IIT मेंस में जो पूछे गए हम लोग इस टॉपिक के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस ऑल द नोट्स एंड ऑल बेटा प्लीज इसे क्या कर लीजिए, अपने दोस्तों को एज मच एज पॉसिबल जितने भी होगा जरूरत लोग होंगे उनको आप शेयर कीजिए। एंड इफ यू लाइक दिस वन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय।